सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सामाजिक परिवर्तन को लेकर कि परिवर्तन किसे कहते हैं और सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हमने बताया था कि किसी भी निश्चित दिशा में प्रवाहमान किसी क्रिया अथवा भौतिक या अभौतिक संस्कृति के किसी पक्ष में विचलन होने या विचलन उत्पन्न होने की स्थिति को परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। फिर हमने परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन को लेकर चर्चा की, तो इसमें अनेक समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। मैकाइवर पेश सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर करते हैं, तो किंग्सले डेविस संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन को देखते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन यानी सामाजिक ढांचे में अर्थात समाज के विभिन्न इकाइयों में होने वाला परिवर्तन है, जो उसमें के प्रकारों में भी परिवर्तन लाता है। फिर गिलिन ने इसे सांस्कृतिक धरातल पर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानवीय रीतियों में परिवर्तन को हम कह सकते हैं। इस प्रकार एक सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो हम सामान्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को एक ही मान लेते हैं, किंतु सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणाएं समाज व संस्कृति से जुड़ी अवधारणाएं हैं और दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। जब हम मोटे तौर पे परिवर्तन की बात करते हैं तो हम कहते हैं समाज में होने वाले परिवर्तन सामाजिक हैं और संस्कृति में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। किंतु अगर हम एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो ये व्याख्या पूर्णतः तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक संस्कृति और समाज के बीच के अंतर को हम ना समझ सकें। समाज, जैसा कि हम जानते हैं, सामाजिक संबंधों के प्रतिमान को कहते हैं। ये संबंध संस्थाओं में परिभाषित परिस्थिति और भूमिकाओं के अनुसार निर्धारित होते हैं। मनुष्य के द्वारा निर्मित मूर्त अमूर्त स्वरूपों को संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य और पशु विभेद का मुख्य आधार भी सर्जन की क्षमता के आधार पर और मनुष्य संस्कृति का सर्जन करता है। परंपरा, रूढ़ि, सामाजिक मानदंड, ज्ञान, आदर्श मनुष्य के अमूर्त सर्जन क्षमता के प्रतीक हैं, जबकि जैसे आवास, शैली, वाहन, पोशाक, भोजन, व्यंजन आदि इसके सर्जन के मूर्त स्वरूप माने जाते हैं। मनुष्य के द्वारा निर्मित ये स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं, जो कि संस्कृति के हस्तांतरण की विशेषता का बोध हमें कराते हैं। संबोध के रूप में संस्कृति एक मूल्य निरपेक्ष शब्द है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक विभेदों का विश्लेषण संभव है, लेकिन सांस्कृतिक क्रम विन्यास का अर्थ असंगत माना जाता है। समाजशास्त्र के जो फिनोमेनोलॉजिकल उपागम है, अप्रोच है, उनके अनुसार सामाजिक यथार्थ में मूलतः यह भेद है कि प्राकृतिक यथार्थ के अंतर्गत किसी घटना का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं होता एवं अध्ययनकर्ता अपने व्याख्या के अनुसार अर्थ प्रदान करता है, जबकि सामाजिक घटना का अर्थ प्रघटना में निहित होता है, क्योंकि प्रघटना स्वयं में मनुष्य के द्वारा अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया से निर्मित होती है। तो समाजशास्त्री का कार्य सामाजिक प्रघटना को अर्थ देने की प्रक्रिया को समझना, उसकी विवेचना करना है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक विश्व स्वयं संस्कृति के द्वारा निर्मित प्रघटना है। अतः प्रकृति संस्कृति नहीं है, लेकिन प्रकृति के तत्वों को परिवर्धित और परिष्कृत करने में सांस्कृतिक उपादानों का निर्माण होता है। इस संदर्भ में ऑगबर्न द्वारा भौतिक व अभौतिक संस्कृति की विवेचना समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑगबर्न ने संस्कृति को भौतिक व अभौतिक दो प्रकार के रूप में बांटा। उनके अनुसार भौतिक संस्कृति मूर्त है। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो स्पर्श की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, पुस्तक है।
दूसरी ओर अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, जिसे देखा नहीं जा सकता अपितु अनुभव किया जा सकता है। जैसे जनरीतियाँ हैं, सौंदर्य बोध है, व्यवहार के तरीके हैं, धर्म है, कलाएं हैं, विश्वास और व्यवस्था है आदि। सामाजिक परिवर्तन का संबंध अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन से अधिक है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन पूर्णतः परिवर्तन संस्कृति में भौतिक व अभौतिक दोनों में परिवर्तन से है। अतः सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है। सांस्कृतिक परिवर्तन व्यापक है और सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। यानी कि इसका मतलब यह है कि संस्कृति के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों का हम विवेचना करते हैं, दोनों की विस्तृत चर्चा करते हैं, किंतु सामाजिक परिवर्तन जो अभौतिक संस्कृति का भाग है, जिसमें हम जनरीतियों की बात करते हैं, व्यवहार के तरीके हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, हमारा धर्म व्यवस्थाएं हैं, हमारी कला हैं, विश्वास व्यवस्था है, इन सब में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में रखते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन व्यापक है, क्योंकि इसमें दोनों संस्कृतियाँ समावेशित हैं, और सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है, क्योंकि इसमें केवल अभौतिक संस्कृति के पक्षों को लेते हैं। डेविस ने इस भेद को समझाते स्पष्ट बताया कि संस्कृति की किसी शाखा जैसे कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, साहित्य ज्ञान, फैशन, कानून आदि में तथा सामाजिक संगठन के रूपों नियमों में परिवर्तन जो होता है वो सांस्कृतिक परिवर्तन है। उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन में विचारधारा, ऐसे ही मेकाई व पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में भी स्पष्ट किया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन में विचारधारा, शासन पद्धति, प्रौद्योगिकी आदि परिवर्तनों को लिया है। उन्होंने उदाहरण के लिए जैसे देश में स्त्री शिक्षा के प्रचार में स्त्रियों में जागरूकता आई है, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिले हैं, स्त्रियां नौकरियों में भी जाने लगी है, इससे उनके परिवार के ढांचे, उनके कार्यों तक परिवार के सदस्यों में व्यापक सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आया है। ये सामाजिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसी प्रकार औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप लोग गाँवों से शहरों में आए हैं, यहाँ के रीति रिवाजों में सामाजिकृत हो गए हैं, फलतः खान पान, जाति प्रथा, ऊंच नीच के बंधनों को भूल गए हैं। वह अपने आप में बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। अतः सामाजिक परिवर्तन किसी सांस्कृतिक प्रतिवेश से ही प्रतिफलित होता है, किंतु ये संपूर्ण संस्कृति को न छूकर उसकी समाज के एक पक्ष को परिवर्तित कर पाता है। हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जहाँ समाज के ढांचे, उसके कार्य तक ही सीमित है, वहीं सांस्कृतिक परिवर्तन इसके साथ साथ और भी विस्तृत है। वह कला, ज्ञान, विश्वास, कानून, आचार, फैशन, प्रथा, परंपरा, विज्ञान, दर्शन, विद्या आदतों को भी स्वयं में समाहित कर लेता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक भाग है या एक पक्ष है, जिसके द्वारा हम परिवर्तन देखते हैं। अब सवाल होता है सामाजिक परिवर्तन की गति क्या होती है, कितनी होती है। तो इसके बारे में कुछ भी कहना पूर्णतः सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी विधि या अप्रोच नहीं है जो परिवर्तन जैसी गुणात्मक प्रघटना को माप सके, क्योंकि प्रत्येक समाज में परस्पर विरोधी शक्तियां हमेशा उपलब्ध रही हैं। अतः किसी भी परिवर्तन को इन शक्तियों का सामना करना पड़ता है, और यही परिवर्तन समाज में प्रभावी होता है, जो विरोधों के बाद भी स्वीकार कर लिया जाता है। यदि परिवर्तन की शक्ति और परिवर्तन की विरोध शक्ति दोनों समान है तो समाज स्थिर रहेगा, और यानी समाज में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। और जब परिवर्तन की पक्षधर शक्तियाँ अधिक प्रबल होती हैं तो उनके विस्तार में परिवर्तन की तीव्रता का भी हमें आभास होता है, यानी ऐसे समाज में परिवर्तन अत्यधिक तीव्र गति से होगा। सामान्यतः परिवर्तन की गति को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। प्रथम, विभिन्न समाजों में अथवा एक ही समाज में अलग अलग समय में कितना परिवर्तन हुआ है। समय की दृष्टि से वर्तमान भारत में प्राचीन भारत से अधिक परिवर्तन हुआ है, और स्थान की दृष्टि से भारत और चीन की अपेक्षा अफ्रीका के अनेक देश
कम गति से परिवर्तनशील हो रहे हैं। यदि एक ही समाज को देखा जाए तो एक ही समाज के अलग अलग भाग अलग अलग गति में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे भारत में दिल्ली, बॉम्बे जैसे महानगर और दूसरी ओर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों की तुलना की जाए तो डेविस ने कहा है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं में तो परिवर्तन की गति ज्ञात की जा सकती है, किंतु दो अलग अलग वस्तुओं में परिवर्तन की गति नहीं दी जा सकती या देखी नहीं जा सकती, यानी उनमें परस्पर तुलना करना मूर्खता है। वो उदाहरण द्वारा कहते हैं कि 100 वर्षों पूर्व यातायात के साधनों और आज के संसाधनों में तुलना हो सकती है, किंतु आज के यातायात के साधनों और आज के ज्ञान में आए परिवर्तनों की कैसे तुलना कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर ऑगबर्न ने कल्चर लैग का कॉन्सेप्ट दिया, सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसकी आलोचना शुरू में ही किंग्सले डेविस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों एक दूसरे से सहसंबद्ध तो हैं, किंतु दोनों पृथक अवधारणाएं हैं। और सांस्कृतिक परिवर्तन जितना व्यापक है, क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन में हम संपूर्ण चीज़ों को लेते हैं, चाहे वो भौतिक संस्कृति की हो चाहे अभौतिक संस्कृति, जिसमें कला, ज्ञान, विज्ञान, फैशन, आचार विज्ञान, दर्शन, विद्या, आदत दोनों चीज़ें हो सकती हैं। किंतु सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत केवल हम अभौतिक संस्कृति के पक्षों को, जिसमें हमारी आदतें हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे आचार विश्वास है, ज्ञान है, इस तरह की चीज़ों को लेकर हम जो परिवर्तन की प्रकृति है उसको हम देख सकते हैं। और हमने ये भी चर्चा की कि परिवर्तन की गति समाज विशेष पर निर्भर करती है, स्थान विशेष पर निर्भर करती है, और परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ और उसका विरोध करने वाली शक्तियों के आधार पे हम परिवर्तन को समझ सकते हैं कि किस समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रबल रही, किस समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया कम रही। किंतु जैसा कि किंग्सले डेविस ने स्पष्ट कहा है कि ये परिवर्तन की तुलना तो समान चीज़ों में तो हो सकती है, किंतु परिवर्तन की गति को हम अलग अलग स्थानों के आधार पे और अलग अलग समय में नहीं देख सकते, क्योंकि परिवर्तन संस्कृति भी आधारित होता है, जिसमें भी सांस्कृतिक पक्ष का भौतिक संस्कृति को इसमें महत्वपूर्ण आधार होता है, और वो समाज विशेष से संबद्ध होती है। किसी समाज में किन मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, किस समाज में किस तरीक़ों को, जीवन जीने के तरीक़ों को या किन मूल्यों आदतों को महत्व दिया जाता है, उसके आधार पर परिवर्तन की गति निर्भर करती है। और परिवर्तन के आधार पे हम दो भिन्न चीज़ों की तुलना नहीं कर सकते, ये तुलना अतुलनीय होती है। इसलिए हम परिवर्तन को एक समाज विशेष पर या समय विशेष के आधार पे देख सकते हैं। तो ये हुआ सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन की परिचर्चा, जिसमें हमने स्पष्ट किया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है और सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत सीमित है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक भाग है। उसके अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन का आधार है वो आपको सामाजिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो आगे हम बात करेंगे, जैसा कि किंग्सले डेविस ने कहा, एक ही प्रकार की वस्तुओं में तो परिवर्तन की गति ज्ञात की जा सकती है, किंतु दो अलग अलग वस्तुओं में परिवर्तन की गति की तुलना करना मूर्खता है, अतुलनीय है। तो उसी चीज़ को लेकर सांस्कृतिक विलंबन के रूप में सामाजिक परिवर्तन की गति की समस्या से संबंधित अवधारणा को प्रस्तुत किया ऑगबर्न ने। उसकी विस्तृत चर्चा हम कि सांस्कृतिक विलंबन क्या होता है, सांस्कृतिक विलंबन को किस तरह से देखा जाना चाहिए और इसकी कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, किस तरह से इसकी आलोचना की गई, उन सब की विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की गति की जो समस्या है उसको समझने के लिए जो ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबन कल्चर लैग का
कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या है। धन्यवाद।